वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क। इसको हम लोग मॉडल एक्टिविटी कंपाइलेशन भी बोल सकते हैं, फाइनल 2021। ये जो है कि आपको नवंबर मंथ में मिला होगा और इसको हम लोग पार्ट 8 भी बोल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और जो है कि अगर आपने क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया है फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा या इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। तो देखिए पहला जो है सौरमंडल के बाहरी ग्रह में पाई जाने वाली विशेषता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे ठोस चट्टानों से बने होते हैं। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की स्पष्ट उत्तरी गति की सीमा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्क रेखा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 का 3 नंबर, मानव संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है सी नंबर कौशल। 1 का 4 नंबर हम लोग आते हैं, देखिए 1 का 4 नंबर, भूमध्य रेखा के ध्रुव तारा या पोलारिस इसको इंग्लिश में बोला जाता है का उन्नयन कोण कितना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 की तरफ, भूपट्टी के क्षैतिज गति से निर्माण होता है। इसका आंसर होगा जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी मोड़दार पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6, देखिएगा सही जोड़ा चुनना है, सही युग मतलब जोड़ा चुनना है आपका। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भारत की लैटराइट मिट्टी कम जल धारण क्षमता। तो आपका 6 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट 1 का 7 नंबर की तरफ हम लोग, अक्षांश के समानांतरों की विशेषताओं में से एक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक समानांतर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, प्रत्येक समानांतर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। तो 1 का 7 का होगा ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8 की तरफ, विदर उद्गार से बनने वाली भू आकृति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लावा का पठार। 8 का होगा बी लावा का पठार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1 का 9 नंबर, सही जोड़ा चुनना है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कालिम्पोंग जिला समुद्र से बहुत दूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, रिक्त स्थान भरे, आपको खाली जगह भरना है। तो 2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखा है भूमध्य रेखा को डैश डिग्री डैश कोण पर काटती है। तो यहाँ 90 डिग्री होगा आपका। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, अपक्षयित और असंगठित चट्टान के मलबे की परत जो आधारशिला को ढकती है रैगोलिथ कहलाती है। यहाँ होगा रैगोलिथ कहलाती है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिले से होकर बहने वाली एक 12मासी नदी है। यहाँ होगा तीस्ता नदी। क्या होगा? तीस्ता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यदि वाक्य सत्य है तो सत्य लिखिए, असत्य है तो असत्य लिखिए। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होता है, मतलब सबसे अधिक होता है, तो यह असत्य है, ठीक है। 3 का 2 नंबर देखिए, कोरियोलिस प्रभाव के कारण व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध की बाई ओर विक्षेपित होती है, तो ये भी असत्य है, आपको उत्तर में असत्य लिख देना है। 3 का 3 नंबर जो है कि ज्वारीय ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये भी क्या होगा आपका सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य। 3 नंबर सही होगा आपका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसका 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का देशांतर 24 डिग्री पूर्व है तो उस स्थान को विपरीत स्थान का देशांतर क्या होगा। यह आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हो सकता है, 24 डिग्री ई मतलब पूर्व मतलब ईस्ट, देशांतर के प्रतिपात का देशांतर कितना होगा। तो आपको यहाँ आंसर लिखना है कि यदि किसी स्थान का देशांतर 24 डिग्री पूर्व है तो उस स्थान के विपरीत स्थान का देशांतर 180 डिग्री में 24 डिग्री घटा देना है, तो पश्चिम हो जाएगा, उल्टा, पूर्व का उल्टा पश्चिम, 156 डिग्री पश्चिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 का 2 नंबर क्वेश्चन की, पहाड़ों से घिरे एक पठार का नाम लिखिए। यह आपके क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरमोंटेन पठार का नाम लिखे थे, यहाँ होगा तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आपका 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, किस जलवायु क्षेत्र में रासायनिक अपचय प्रमुख है। इसका उत्तर होगा गर्म तथा आर्द्र जलवायु में, ठीक है। गर्म तथा आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आपको लिख देना है, गर्म तथा आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो कि 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा कि उदासीन पदार्थ संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ संसाधन में परिवर्तित हो जाएगा तो इसका आपको बताना है कि कब हो जाएगा, कि इसका शर्त क्या है। देखिए इसका उत्तर क्या है कि एक उदासीन पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ किसी एक उदासीन पदार्थ के लिए एक संसाधन बनने की निम्न शर्तें हैं। मतलब कोई पदार्थ संसाधन कब बनेगा, तो एक कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला, वस्तु का उपयोग संभव हो, उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में किया जा सके। थर्ड पॉइंट लिखना है, जो लोग इन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं उनके पास पर्याप्त वैज्ञानिक क्षमता तथा तकनीकी कुशलता होनी चाहिए।
जिसकी सहायता से संसाधन का दोहन हो सके। इसका आपको 4th पॉइंट में लिखना है कि इन संसाधनों के दोहन एवं प्रक्रमण के लिए आवश्यक तकनीक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, जीपीएस के 2 उपयोग लिखिए। देखिए जीपीएस पहला उपयोग है जीपीएस प्रणाली द्वारा त्रियामी स्थिति अक्षांश देशांतर उन्नतांश के बारे में पता चलता है। सेकंड इसमें आपको लिखना है जीपीएस प्रणाली के द्वारा किसी भी स्थान या वस्तु की गति, ट्रिप, जगह की दूरी, वहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है कि नदी और नहर के पानी के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक या प्रतिकूल, हानिकारक प्रतिकूल का मतलब एक ही होता है, प्रभाव क्या है। तो उत्तर लिखना है कि नदी और नहर के पानी के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, नदी तथा नहर के जलों का अत्यधिक उपयोग करने से जल का स्तर कम हो जाएगा। दूसरा, जल जीवों को इससे हानि पहुंचेगा। तीसरा, चौथा, यहाँ पर देखिए 4th पॉइंट नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर 3rd पॉइंट लिखना है, ठीक है, यहाँ 3 नंबर लिख दीजिएगा। 3rd पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी नदी या समुद्र के मिलने से पहले नदी की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन, 5 का 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपक्षय में जंतुओं की भूमिका का विवेचना कीजिए। इसका देखिए उत्तर क्या है। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के प्राणी या जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कई जमीन में गड्ढा बनाकर अथवा बिल बनाकर रहते हैं। चूहे, सांप, बिल्ली, नेवला, दीमक, गीदड़, कुत्ता आदि ऐसे ही जीव हैं। इससे संगठित मिट्टी व चट्टानें ढीले कणों के सतह के निकट आती है। ऐसी चट्टानों को बहता जल, हवा आदि आसानी से बहा कर ले जा सकते हैं। खेत उपजाऊ बनाने के लिए केचुए एवं कुछ अन्य भूमि के नीचे रहने वाले जीव मिट्टी से रासायनिक क्रिया करते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं। भूगोलविद होम्स का मत है कि प्रति एकड़ मिट्टी में 1,50,000 केचुए हो सकते हैं, जो एक वर्ष की अवधि में 10-15 टन चट्टानों को उत्तम किस्म की मिट्टी बनाकर उसे धरातल के निम्न भाग से सतह पर लाते हैं। इस प्रकार जंतुओं व प्राणियों से रासायनिक क्रिया सीमित किंतु उपयोगित तथा भौतिक अपक्षय बड़े पैमाने पर होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आपको जो है कि 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि हमें पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव क्यों नहीं होता है, मतलब पृथ्वी घूमती है लेकिन हम लोग को क्यों पता नहीं चलता। इसका उत्तर देखिए, हमें पृथ्वी के घूमने का पता इसलिए नहीं चलता है, यहाँ इसलिए एक साथ होगा, इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह एक निर्धारित गति से घूम रही होती है और हम भी उसी गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे होते हैं। हमारे साथ पूरा वातावरण भी चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए हम पृथ्वी की गति को महसूस नहीं कर पाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो क्या आप उस ट्रेन की गति को महसूस कर पाते हैं? जब तक आप खिड़की से बाहर नहीं देखते हो तब तक आप उस ट्रेन की गति को महसूस नहीं कर सकते। यदि सब हम पृथ्वी पर करते हैं, यही सब हम पृथ्वी पर करते हैं। मान लो पृथ्वी ट्रेन है और ट्रेन से के बाहर का वातावरण अंतरिक्ष है। अब जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं, क्या होगा? बैठे होगा, बैठे लिखा गया तो आपको यहाँ बैठे लिख लेना है। ट्रेन में बैठे होते हैं तब हम उनकी गति को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हम पृथ्वी की गति को कैसे महसूस कर सकते हैं? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर 6.2। विश्व की अधिकतम जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है, भौगोलिक कारण स्पष्ट कीजिए। इसका देखिए उत्तर क्या है। विश्व की अधिकतम जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसके निम्नलिखित भौगोलिक कारण है। पहला, कृषि। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि, धरातल के निकट की ही भूमिगत जल की स्थिति और नदियों से प्राप्त जल कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है, आवास की सुविधा। मैदानों में बस्तियां बसाने में कम व्यय होता है, मतलब कम खर्च होता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है, परिवहन देखिए, विचारों और सामानों के आदान प्रदान के लिए परिवहन की सुविधा आवश्यक है। प्राचीन काल से ही मैदानों में बहने वाली नदियों से यह सुविधा मिलती रही है। नदियों और सड़कों की सुविधा मैदानी भागों में अच्छी होने के कारण अधिकतर लोग समतल मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पॉइंट इसका, उद्योग धंधे। परिवहन के साधनों, कच्चे माल की उपलब्धता या उपलब्धि, सस्ते और कुशल श्रमिकों के आसानी से मिल जाने के कारण मैदानों में ही बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। इसको इंग्लिश में रेलिक्ट माउंटेन भी बोला जाता है। इसमें अंतर लिखना है। देखिए आपके स्क्रीन पे है अंतर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या
या मैं इसको रीड कर देता हूँ, आप जो है कि देख लीजिए। देखिए ज्वालामुखी पर्वत, इधर लिखना अवशिष्ट पर्वत। देखिए आप पहला पॉइंट लिखना है कि इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गारों के साथ निकले पदार्थों के उसके चारों ओर जमा हो जाने से होता है। अवशिष्ट पर्वत में लिखना है अवशिष्ट पर्वत का निर्माण अपरदन की क्रिया द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कम समय में होता है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण में अधिक समय लगता है। थर्ड पॉइंट लिखना है ज्वालामुखी पर्वत की आकृति त्रिभुज अथवा शंकु की तरह होती है। और थर्ड पॉइंट लिखना है कि इसका आकार गुंबद के रूप में होता है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो। 3 क्वेश्चन दिया 5 मार्क्स का। 7.1 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण निम्नलिखित आधार पर आपको आरेख द्वारा कीजिए। मतलब आपको चित्र बनाकर प्रमाणित करना है कि पृथ्वी गोल होती है। पहला पॉइंट आपको क्षितिज के आधार पर प्रमाणित करना है, दूसरा ध्रुव तारा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है। आपको पहले लिखना है उत्तर में कि क्षितिज के सापेक्ष पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण, आपको यहाँ पर हेडिंग देना है। फिर यहाँ लिखना है कि उस आभासी रेखा को क्षितिज रेखा कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ती हुई नजर आती है। पृथ्वी की सतह पर खड़ी पृथ्वी का क्षितिज जो दूर से देखा जा सकता है, जैसे जैसे यह सतह से ऊपर उठता है परिवेश की परिधि बढ़ती जाती है। इसलिए यदि आप एक बहुमंजिला घर, वायुयान, कृत्रिम उपग्रहों के छत से देखें तो आप क्षितिज की एक विशाल परिधि को देख सकते हैं। क्षितिज के मामले में ऐसा होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है, यानी उच्च डिग्री से देखने पर क्षितिज का आकार बढ़ जाता है। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आकृति एक वृत्त के समान है। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ये ड्राइंग भी आपको चित्र का सहित बनाने बोलते हैं। आपको ये चित्र बना देना है। चित्र में देखिए आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आप एक एरोप्लेन बना देना है, ठीक है। तो आपको देख लीजिए चित्र एरोप्लेन बनाना है आपको इस टाइप से। आपको देखिए यहाँ पर नीचे लिखना है क्षितिज के सापेक्ष पृथ्वी के आकार का प्रमाण, और इस टाइप से आपको जो है कि ड्राइंग जो है कि देख के आपको बना लेना है पूरा ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट इसका, ध्रुव तारे के सापेक्ष पृथ्वी के गोल का प्रमाण। आपको यहाँ लिखना है पृथ्वी की उत्तरी छोर पर ध्रुव तारे ध्रुव बिंदु के समकोण पर स्थित होते हैं। जैसे जैसे आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं कोणीय मान घटता जाता है, जो भूमध्य रेखा के ध्रुवीय तारे को क्षितिज पर और उत्तरी किनारे से 90 डिग्री के कोण पर देखा जा सकता है। चूंकि पृथ्वी का आकार गोल है, ध्रुवीय तारे क्षितिज तल के सापेक्ष भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न कोणीय दूरी पर देखे जा सकते हैं। इस मामले में यदि पृथ्वी समतल होती तो ध्रुवीय तारे अलग अलग स्थानों से समान कोणीय दूरी पर देखे जा सकते हैं, लेकिन ध्रुव तारे की ये अलग अलग कोणीय स्थिति साबित करती है पृथ्वी का आकार गोल है। उसके बाद आपको ये ड्राइंग बना देना है, देख लीजिए ये ड्राइंग आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्राइंग बना देना। यहाँ सुमेरु लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ भूमध्य रेखा लिखा हुआ है, यहाँ कुमेरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नीचे लिख देना ध्रुव तारे के सापेक्ष पृथ्वी का आकार का प्रमाण। इस टाइप से आपको जो है कि ड्राइंग बना देना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 7 का 2 नंबर क्वेश्चन 7.2, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाले मतलब पाला की क्रिया से चट्टानें क्षयित होती हैं। उपयुक्त आरेख मतलब चित्र द्वारा समझाइए। और इसमें एक और क्वेश्चन है, एक उपयुक्त उदाहरण के साथ ऑक्सीकरण द्वारा चट्टानों के अपघटन की व्याख्या करें। इसका देखिए उत्तर क्या होगा कि ऊंचे अक्षांशों तथा हिमालय जैसी उच्च पर्वतीय प्रदेशों में पाला चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है। दिन के समय चट्टानों की दरारों में जल भर जाता है और रात्रि को तापमान हिमांक से कम होने के कारण जम जाता है। जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। 9 घन सेंटीमीटर जल जब जमकर बर्फ में परिवर्तित होता है तब वह 10 घन सेंटीमीटर स्थान घेरता है। इससे चट्टानों पर लगभग 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रतिबल पड़ता है। इतने प्रचंड प्रतिबल के प्रभावाधीन चट्टानें टूट फूट जाती हैं और दरारों का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अगले दिन अधिक जल इन दरारों में प्रवेश कर सकता है और चट्टानें अधिक मात्रा में टूटती हैं। इस क्रिया को जमना पिघलना भी कहते हैं। उसके बाद आपको जो है कि ये चित्र बनाना है, बुक में आपको मिल जाएगा। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहीं से चित्र को बना लीजिएगा। ये ड्राइंग को आपको बना लेना है। चट्टानों की दरारों में जल का जमा होना, पानी के बर्फ में बदल जाने पर आयतन में वृद्धि होने से दरारों का फैलाव। मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके, आपको ये ड्राइंग बना लेना है, ये पूरा ड्राइंग आपको बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए आते हैं नीचे, देखिए ऑक्सीकरण द्वारा चट्टानों के अपघटन, ये जो है कि दूसरा क्वेश्चन था उसी में। तो इसमें आपको लिखना है कि चट्टानों के ऑक्सीकरण गैस के संपर्क में आने पर प्रक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का अच्छा उदाहरण है। इस प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव लोहा खनिज से युक्त चट्टानों पर पड़ता है। इससे चट्टानों का रंग पीला और बादामी हो जाता है। इससे चट्टानें गलकर टूट जाती हैं। उसके बाद आपको देखिए उदाहरण भी इसमें देने के लिए बोला है, तो आपको लिखना है यहाँ पर उदाहरण में 4FeO + 3H2O + O2 = 2Fe2O3 + 3H2O।
उसके बाद आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कर देना है। देखिए यहाँ पर कि पानी में ऑक्सीजन O2 गैस घुली रहती है। वायुमंडल आद्र ऑक्सीजन गैस चट्टानों के खनिजों के से संयोग कर उन्हें ऑक्साइड में बदल देती है। यही गैस युक्त पानी उष्ण व उष्णाई प्रदेशों में लोह युक्त चट्टानों एवं लोहे पर तेजी से प्रभाव डालता है। जंग लगने की क्रिया इसी कारण होती है। बार बार पानी व हवा के संपर्क में आने से लोहा बदलकर लोह ऑक्साइड FeO2 बनता जाता है। फिर लिखना है आपको लोहे के अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम के तत्वों पर भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है। चट्टानों का रंग लाल, पीला या भूरा अथवा चॉकलेटी अधिकतर लोह होने से होता है। उष्ण प्रदेशों की सभी प्रकार की लाल व भुरभुरी लाल पीली मिट्टियाँ लौह काली चट्टानों में ऑक्सीकरण की क्रिया से ही नष्ट होकर मिट्टी में बदलती रहती हैं। साइडेराइट एवं लिमोनाइट लोहे के जमाव, पूर्व की कठोर मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट चट्टानों के ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद बालू या मोटी मिट्टी जैसे जमावों के कारण ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 3 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल के टास्क का, मानसून पश्चिम बंगाल की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। इसका उत्तर लिखना है। मानसून पश्चिम बंगाल की जलवायु को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करता है। इस पर पहला पॉइंट आपको लिखना है ग्रीष्म ऋतु का मानसून पर प्रभाव, हेडिंग देना। उसके बाद लिखना है कि पश्चिम बंगाल में मार्च से मई तक लगातार तेज गति से तापमान बढ़ता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा की ओर गतिशील रहता है, अतः पूरे बंगाल में तापमान तेजी से बढ़ता है। पश्चिम पठारी भाग में तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी समय काल बैसाखी चलता है। चूँकि तापमान लगातार बढ़ता जाता है, अतः वायुमंडलीय दाब लगातार घटने लगता है। अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी दिशा म्यांमार तट की ओर होती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है ग्रीष्मकाल में पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय रहती हैं। ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं, अतः वाष्प से भरपूर हो रहती हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में वर्षा प्रदान करती हैं। ये मानसूनी हवाएं 15 जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। ये हवाएं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर खूब वर्षा कराती हैं। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 300 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मैदानी भागों में 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा पश्चिमी पठारी क्षेत्रों में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म मानसून से पश्चिम बंगाल में धान तथा जूट की कृषि होती है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि उत्तरी पूर्वी शुष्क मानसून का प्रभाव। इसमें आपको लिखना नवंबर के महीने से पश्चिम बंगाल में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। आकाश स्वच्छ हो जाता है। इस समय आर्द्रता कम हो तथा शीत कम होने तक शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसी प्रकार मध्य एशिया का उच्च वायुदाब बन जाता है और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाएं चलने लगती हैं। इस ऋतु में पश्चिम बंगाल में वर्षा नहीं होती है। यह शुष्क ऋतु होती है, किंतु कभी कभी बंगाल का खाड़ी में चक्रवाती तूफानों का सृजन होता है, उससे वर्षा भी होती है और मौसम खराब हो जाता है। तो इसी के साथ आपका जो है कि क्लास 9 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क जो है कि कंप्लीट होता है। अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप हिस्ट्री का जाके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।